चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो आज हम लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था, अल्टरनेटिव था गॉस लॉ। किसका अल्टरनेटिव था गॉस लॉ? कूलम्ब के नियम का। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का। वैसे ही यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ अल्टरनेटिव है बायो-सेवर्ट लॉ का। ठीक, तो ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल जैसे वहां उसमें सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ पूरा सरफेस का लेते थे मैग्नेटिक फील्ड बी डी एस, ऐसा इस टाइप से लेते थे, वो यहां लेंथ के लिए होगा। अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। वहां क्या था? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, या नहीं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स था, Q/एप्सिलॉन नॉट था शायद। ठीक है, Q/, उसको देख लीजिएगा। टाइम्स द टोटल करंट आई, यहां करंट का खेल है। पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, जो भी आपका क्लोज सर्किट है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको मैं लिख देता हूं। B डॉट DL बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको लगाने से अपना पूरा काम एकदम ही आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ करके कैसे काम आसान हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक, बस ये डिफरेंस है वहां में और यहां में कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। वहां E था, यहां B है। और एक और डिफरेंस जो अलग है, तो वहां आप एरिया रखते थे और यहां लेंथ रखेंगे। जो आप क्लोज लूप लेंगे ना, क्लोज लूप लेंगे, लूप ले रहे हैं यहां पे, तो ये सर्कल है बस, तो इसका लेंथ आपको रखना है। ठीक है, वहां एरिया था, यहां लेंथ है, ये डिफरेंस है। इसको अच्छे से याद रखें कि वहां एरिया था गॉस में और यहां पे क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ लूप, टोटल लेंथ जो हमारा लूप का रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको मैं प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोग को। सबसे पहले तो हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये स्ट्रेट वायर है जिसमें क्या है? करंट आई जा रहा है। ठीक, और जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही बना लेता हूं। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस सीधे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लोग को पता है कितनी होती है? B = म्यू नॉट I बाई 2πr, जहां R क्या था? यहां से डिस्टेंस R। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए अगर मैं यहां पे चलूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है। और करंट एलिमेंट लेते थे तो यहीं पे एक करंट एलिमेंट ले लीजिए, ये DL। ठीक, तो B और DL के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। बात समझ आ रही? B और DL के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब हम लोग ला के दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल है। कैसे आ रहा है? तो अब आप देखिए ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ये बायो-सावर्ट लॉ से अलग नहीं है। ठीक है, उसी से इंस्पायर्ड होके है। तो हम लोग लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL बराबर क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल B DL cos 0 डिग्री। B कांस्टेंट है बाहर, फिर ये DL और cos 60 तो 1 हो गया। तो DL क्या होगा? इसका टोटल सम। तो DL देखिए, ये छोटा DL ये सब मिलके क्या बन रहा है? सरकमफेरेंस। तो आपका लाइन इंटीग्रल DL क्या है? गॉस, जिन लोग नहीं देखे हैं जाके देखें गॉस को, है ना। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, गॉस में यहां लेंथ नहीं रहता था, एरिया रहता था। ठीक, तो ये DL बराबर क्या है? सरकमफेरेंस बराबर 2πr। सरकमफेरेंस भाई, ये DL मिलके क्या बन जाएगा? पूरा सरकमफेरेंस बन जाएगा, तो 2πr। तो यही नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूं।
बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पुट कर देता हूं म्यू नॉट आई बाई 2πr, फिर इंटू बी की वैल्यू लिख दी इंटू इंटीग्रेशन डीएल, लाइन इंटीग्रल डीएल, तो डीएल क्या होगा 2πr, 2πr खत्म, क्या बचा म्यू नॉट आई, तो ये हो जाएगा बी डॉट डीएल की वैल्यू, ये आ गई वैल्यू आपकी, ये प्रूफ हो गया। किसके हेल्प से प्रूफ किए हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ किए हैं। ठीक है, याद रखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बायो-सेवर्ट लॉ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका यूज अब क्या है, एप्लीकेशन इसका मैं दिखाता हूं आप लोग को, काम कितना आसान हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस काम कितना आसान बना देता था, वैसे यहाँ पे ये भी काम आसान बना देता है। एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन लिखेंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ to a straight conductor, to a straight conductor, स्ट्रेट कंडक्टर पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर जो आप लोग लिए थे सीधा वायर, और सीधा वायर के कारण आप लोग याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, इंटीग्रेशन वगैरह क्या क्या किए थे, बहुत सारा काम किए थे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के वही काम आसान कैसे हो जाएगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, कि कैसे काम आसान कर देता है, एकदम चुटकियों में कर देगा। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें करंट देख लीजिए, ये है करंट, ऐसा हम लोग लेते थे, फिर इससे कुछ डिस्टेंस पर लेते थे फील्ड जो भी है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पे निकालना था तो यहाँ करंट एलिमेंट लेते थे, यहाँ से एक लाइन खींचते थे, थीटा लिखते थे, फिर φ1 φ2 ये सब करते थे। अब ये देखिए, ये भाई साहब कितना काम आसान कर देंगे आपका। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को होते हुए एक लूप ले लेंगे, जैसा गॉस में करते थे। गॉस में सरफेस लेते थे ना, गॉस में क्या करते थे, सरफेस लेते थे, यहाँ पे लूप लेना है। सरफेस और लूप में क्या डिफरेंस है, सरफेस मतलब आपका एरिया है, और लूप मतलब सिंगल एक लाइन है, ये आपका सरफेस नहीं है। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है, लूप, क्लोज लूप आपको ले लेना है। हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से होते हुए एक लूप ले लीजिए। अब इसका कुछ रेडियस होगा r, हो गया भाई, कुछ रेडियस r। करंट का डायरेक्शन दिखा दिया मैंने। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सर्कल में ये है तो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। जैसे यहाँ बाहर, यहाँ ऐसा, ये फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ही एडिशनली लिख देता हूँ, ये बात समझ आ रही है। हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा, ये कैसे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन आप लोगों को पता है, ठीक, अंदर की तरफ। ये इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अब यहीं पे आप छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेंगे, dl। ये बस करंट एलिमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसमें एंगल पता चले कि b और dl में कितना एंगल है। 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब आप लिखिए, यूजिंग या ऐसा लिखिए, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई। मतलब इसके इस लूप के अंदर क्या करंट है, तो ये आई करंट रखा है, ये लूप, इस लूप के अंदर आई करंट है, वही ये आई है। ठीक, अब देखिए b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, b dl cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। b बाहर, लाइन इंटीग्रल dl cos 0 1 हो गया इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई।
तो म्यू नॉट लाइन इंटीग्रल डीएल क्या होगा, डीएल 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 इंटीग्रेशन पूरा मिलके क्या बना देगा, सरकमफेरेंस बना देगा। सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब जाके इसको आप चेक कर सकते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये आता था ये आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया काम। मेरे ख्याल से आप इसको फिर 2 लाइन में बन जाता है, 2-3 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में बन गया। अब आप सोचिए आपने इसके लिए, इसको निकालने के लिए आपने कितना क्या क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, क्या क्या किया था, याद आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग सोलेनॉइड। बहुत ही आसान कर दिया काम इसने। सोलेनॉइड में एक आध चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर आप बाकी करते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो सबको पता है। एक सेकेंड, सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे मैं इस पे कुछ इस टाइप से वायर लपेट दूं ऐसा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, सोलेनॉइड याद है आप लोग सभी को। अब देखिए सोलेनॉइड बना रहा हूं, ये है सोलेनॉइड। बुक उठा के इसकी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। मेन चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से वायर लपेट रहे हैं, इस वायर से ऐसा करंट जा रहा है, इधर से वापस आ जा रहा है, इस टाइप से डायरेक्शन पता चल गया आपको। ठीक, अब एक लूप का बात करता हूं पहले। यहां लूप कितने लूप हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी n लूप्स हैं। अगर मैं एक लूप की बस बात करूं आप लोगों से, और इस लूप में करंट जा रहा है ऐसा, अब मैं पूछूं, या इसको बोर्ड में ही बना लेते हैं, 3D में नहीं रखते हैं, बोर्ड में रख लेते हैं ऐसे। इस लूप में करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। अब मैं पूछूं आपसे कि इसका डायरेक्शन बताइए, तो आप अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे, अंगूठा क्या बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन। तो वैसे ही सोलेनॉइड के केस में आप लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे ये कुछ ऐसा ऐसा लपेटा है, जो भी है ऐसा ऊपर ऊपर तो नहीं रहेगा, लेकिन समझाने के लिए इस टाइप से कुछ है। ठीक है, अब करंट किधर से जा रहा है, इधर से। तो ये एक लूप है, यहाँ बहुत सारा लूप है, तो लूप को इमेजिन कीजिए। तो आप लूप करंट के डायरेक्शन में अपने चारों उंगली को घुमाइए और ऐसा, तो किधर बता रहा है, अंगूठा इधर, मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, एक सेकेंड, ऐसा जाएगा इधर। ठीक है, ऐसा बनेगा फील्ड, ऐसा बनेगा एक लूप का। अच्छा, एक लूप में अगर मैं आपसे पूछूं, शायद मैंने पहले चर्चा किया था इसको, कि ये लूप है, ये लूप है, एक है बस, इतना सारा आपको वायर दिख रहा है, इतना मत समझिए, ऐसा करंट जा रहा है। तो आप लोग ऐसा करेंगे, डायरेक्शन बता देंगे इधर। तो ये कौन सा पोल है, बाहर निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल। तो मैं पूछूंगा कि क्या ये सिर्फ नॉर्थ पोल है, सिर्फ ये नॉर्थ पोल है, नहीं, सिर्फ ये नॉर्थ पोल नहीं है। नॉर्थ है मतलब साउथ भी। अब देखिए, अगर इधर से आप देख रहे हैं, मैं यहां खड़े हो जाता हूं ऐसे, आपके लिए करंट अगर ऐसा जा रहा है तो आपके लिए बाहर की तरफ निकलता हुआ, यहां से बाहर निकलता, और मेरे लिए अंदर जाता हुआ। तो आपके लिए नॉर्थ है, मेरे लिए साउथ है, मतलब यहां पे नॉर्थ और साउथ दोनों ही है। भाई एक चीज समझिए, ये लूप रहा हमारा, अगर मान लीजिए फील्ड का डायरेक्शन ऐसा इधर है, बाहर निकलता हो, तो भाई इधर से अंदर तो आ रहा होगा, और बाहर जा रहा है मतलब नॉर्थ, और अंदर आ रहा है मतलब साउथ।
तो खाली बाहर जा रहा है कोई बोल दे, इसका मतलब ये नहीं कि खाली नॉर्थ पोल है, साउथ पोल भी, क्योंकि भाई इधर से बाहर जा रहा है तो इधर से अंदर आ रहा होगा। पलट के देख लीजिए फिर इसको। तो अब याद रखेंगे सोलेनॉइड में हम लोग कैसे डायरेक्शन देंगे, जिधर करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन में अपने चारों उंगली को घुमा के ऐसा मोड़ेंगे, अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो आपका फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इधर। तो इसमें फील्ड मैग्नेट जैसा बनता है, ऐसा टाइप से। इस टाइप से। अब मैं मेन चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो समझिए अच्छे से कि सोलेनॉइड के बाहर इधर फील्ड बराबर 0, जस्ट आउटसाइड फील्ड बराबर 0, जस्ट आउटसाइड फील्ड 0। ये है ना, ये सोलेनॉइड है, तो इसके बाहर इधर फील्ड 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे 0 हो जाएगा, बताता हूं। जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है ना, जस्ट आउटसाइड फील्ड 0। अब कैसे होता है वो समझिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाता हूं ऐसा काट के। सोलेनॉइड को काट दिया मैंने, ऐसे टाइप का व्यू बनाता हूं ये। अब देखिए इस वायर का व्यू यहां बताता हूं आपको। ये वायर ऐसा अंदर गया और ये ऐसा गया, और आपकी तरफ आपको कैसा दिख रहा है, बाहर आता हुआ। तो बाहर आते हुए के लिए पॉइंट बना लिया मैंने, ठीक है। अब फिर यही वायर आके नीचे में कैसा जा रहा है, ऐसा आया, फिर घूम के नीचे में अंदर, तो यहां पे अंदर की तरफ, फिर इधर बाहर, इधर अंदर, बाहर अंदर। बस 3 ही लेके समझा रहा हूं, जो चीज मेरे को समझाना है वो मैं बस 3 लेके समझा रहा हूं। बात समझ आ रही ना, कि सोलेनॉइड में यहां पे ऐसा वायर गया है ना, ऐसा गया है, ऐसा। तो यहां पे वायर बाहर आ रहा है, तो पॉइंट से दिखाते हैं हम लोग बाहर वाले को। मतलब वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, और यहां से ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो हम इसको कंसीडर करते हैं। यहां पे वायर कैसा होगा, ऐसा बाहर आ रहा है, तो बस हम उतने ही वायर को कंसीडर करते हैं जो बाहर। अब बाहर आ रहा है, अब आप यहां आपको डायरेक्शन बताना है यहां पे आपको, तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में बाहर आ रहा है करंट, और इसको घुमाइए, तो फील्ड यहां कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा, ठीक। वैसे ही इसके लिए भी ऐसा, ऐसा। मैं एक ही जगह समझाऊंगा, दूसरी जगह नहीं समझाऊंगा। ऐसा, ऐसा, ठीक। अब आप यहां पे चेक कीजिए, यहां पे जस्ट यहां पे फील्ड कैसा आ रहा, अगर और सर्कल बड़ा हो जाए, ये वाला, ये भी ऐसा बड़ा हो जाए, तो ये कैसा जा रहा है, ऊपर, और इसका दूसरा वाला साइड ये नीचे आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इसको मैं अलग बनाता हूं, जैसे ये बनाया, मतलब वायर बाहर आ रहा है, फिर इसके बगल में यहां वायर बाहर आ रहा है, और इधर में वायर अंदर, बाहर निकल के फिर अंदर, तब तो गोल गोल घूम, बाहर निकल के फिर अंदर। तो अब यहां फील्ड का डायरेक्शन अगर आप बनाएंगे, तो करंट किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, इसको घुमाइए, ऐसा, ऐसा बना फील्ड, ठीक है। यहां पे भी ऐसा, ऐसा बना फील्ड। तो ये दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पे बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही जस्ट आउटसाइड फील्ड 0 हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा, ठीक। अब यहां पे अंदर जो जा रहा है, तो इसको रखिए, ऐसा घुमाइए, करंट कैसा जा रहा है, वायर अंदर जा रहा है और करंट उसी डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, तो इसको घुमाइए ऐसा। कैसा जा रहा था, करंट अंदर, ऐसा। ये देखिए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहां पे फील्ड जस्ट आउटसाइड फील्ड 0 हो जाता है। जस्ट आउटसाइड यहां पे फील्ड
जीरो हो जाता है। ये साउथ पोल जैसा एक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देना है आप लोगों को समझ आ गया। मैं इतना करके सिर्फ ये समझा रहा था आप लोग को कि जस्ट आउटसाइड सोलेनॉइड, जैसे बुक में आपको लिखा मिल जाए कि सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड फील्ड जीरो होता है, तो जीरो कैसे होता है वो मैं समझा रहा था। फोकस है बोर्ड पे। जस्ट आउटसाइड देख लीजिए फील्ड कैसे जीरो है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कैलकुलेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, और इसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लेते हैं। फिर से मैं वही क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। करंट अंदर बाहर 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 आ रहा है, करंट बाहर 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 अंदर अंदर अंदर, क्रॉस मतलब एरो को आप पीछे से देख रहे हैं, अंदर 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 अंदर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एम्पीरियन लूप ले लेना है। और देखिए अंदर में ना मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट रहता है, लगभग एक दूसरे के पैरेलल बोलते हैं रहता है अंदर में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ऐसा, समझ आ रहा है ना डायरेक्शन कैसा देंगे। ऐसा करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, अंगूठा इधर बता रहा है। सोलेनॉइड में डायरेक्शन आप कैसे देंगे, याद रखेंगे कि जिधर करंट जा रहा है, वायर करंट लेके जा रहा है, उस डायरेक्शन में अपने चारों उंगली को ऐसा घुमाएंगे, अंगूठा आपका फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, अब आपने यहां क्या करना है, एक लूप लेना है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिए। ठीक, लूप का कुछ नाम रख दीजिए, ए बी सी डी। अच्छा, लूप लेते हैं तो लूप का एक डायरेक्शन भी लेते हैं, तो लूप का हम लोग डायरेक्शन ले लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर वापस डी से ए। लूप का डायरेक्शन ले लिए। अब आप मान सकते हैं कि ये लूप कितना करंट इंक्लूज कर रहा है, तो मान लीजिए कि, अच्छा करंट की बात छोड़िए, अभी हम लोग इसका लंबाई ले लेते हैं। इसका लेंथ क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ एल, और इसका चौड़ाई क्या है, मान लेते हैं बी है इसका चौड़ाई, जो भी है। अब देखिए, अब आप सीधे क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें पहले आप लिख सकते हैं कि कंसीडर एम्पिरियन लूप ए बी सी डी, कंसीडर एन एम्पिरियन लूप ए बी सी डी। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से चलिए, क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ये होता है म्यू नॉट आई। आई क्या है, टोटल करंट। ठीक है, हमको टोटल करंट नहीं पता है अभी, चलिए तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ठीक, नाउ बी डी एल। अब डी एल क्या है, पूरा, ये पूरा रेक्टेंगुलर लूप जो लिए हैं, पूरा लूप। तो अब लूप को मैं 4 हिस्से में बांटने वाला हूं, 1 2 3 4, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, पूरा लूप आपको मिल जाएगा ऐसे। तो अब आप देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, कहां से कहां, ए से बी, ए से बी, बी डॉट डी एल, ऐसा ले लीजिए।
प्लस फिर बी से सी, बी डॉट डी एल। पूरे में बी डॉट डी एल निकालना है, पूरे में, इस पूरे क्लोज लूप में। तो हम लूप का अलग अलग पार्ट, चूंकि अब यहाँ सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल है, अलग अलग पार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो मैंने ए से बी लिया, बी से सी लिया, अब सी से डी, सी से डी, बी डॉट डी एल। फिर उसके बाद प्लस डी से ए, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए, डी से ए, बी डॉट डी एल। ठीक है, अब हम लोग को एक एक करके सबको समझते जाना है कि कहां कहां पे क्या हो रहा है। तो देखिए, बी डॉट डी एल, ए से बी के बीच के लिए लेंथ कितना लिए आप, एल लिए हैं, ये याद रखेंगे। तो बी डॉट डी एल के लिए क्या होगा, ए से बी, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। भाई ये आपका बी इधर है, ठीक, और डी एल भी इधर ही है। तो बी और डी एल के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री। तो बी डी एल, फिर प्लस बी से सी। अब देखिए बी से सी, बी से सी में ये फील्ड और ये डीएल, ये फील्ड ये डीएल, फील्ड और डीएल के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो बी डीएल कॉस 90 डिग्री। फिर प्लस सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, या आप ऐसा लिखेंगे सी से डी 0 इंटू डी एल, 0 इंटू डी एल। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, तो फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। ये समझा दिया अभी, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, तो इसीलिए ये 0। फिर प्लस, अब आप यहां आइए, डी से ए जब आप आ रहे हैं, डी से ए जब आप आ रहे हैं तो क्या होगा, बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो ये डीएल ये बी 90 डिग्री। तो बी डीएल कॉस 90 डिग्री। अब ये देखिए, ये 0, ये 0, ये 0। समझ आया, इसको मिटा देता हूं, इसको लिख लेंगे आप लोग साइड में। बचा क्या, बस ये बचा। अब इसको आप लोग क्या लिखने वाले हैं, तो ए से बी, बी बाहर आ गया, ए से बी डी एल कॉस 0 1 हो गया। तो ए से बी, ए से बी के बीच में डीएल 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 मिलके क्या बन जाएगा, पूरा एल बन जाएगा। इसका लंबाई क्या है, इस साइड का एल है, ठीक है, तो ये एल बन जाएगा। तो बी डॉट एल, बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ गई, बी डॉट एल। अब हमको ये सोचना है कि अब करंट कितना है, ठीक है। हम लोग जैसे गॉस लॉ में लेते थे कि आपका क्लोज सरफेस के अंदर, जो आपने इमेजिनरी सरफेस लिया है उसके अंदर कितना चार्ज है, वैसे ही यहाँ आपको देखना है कि इस लूप के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज बोल रहा हूँ, करंट कितना है, ठीक है। तो हमको करंट देखना है इसमें, इसको मैं मिटाल देता हूँ, ठीक, ये आप लोग या अभी रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं इधर लिख रहा हूँ, लेट स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L। इतना L लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में N है, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, NL हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखिए, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का जो अपना डेफिनेशन था, एक सेकेंड, डेफिनेशन में क्या बोला था इसने, डेफिनेशन में बोला था म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट
पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट से टोटल करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो एक लूप में आई करंट है, एक लूप में कितना करंट है, आई करंट है, तो इतना लेंथ के लूप में टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड, इसको आप लोग टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, या ऐसा लिखिए टोटल करंट क्लोज्ड बाय लूप ABCD इज इक्वल्स टू टोटल करंट क्लोज्ड बाय लूप ABCD, ठीक। टोटल कितना लूप होगा, टोटल कितना करंट होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक टर्न में कितना करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स NL इंटू आई, क्या हो जाएगा NLI, क्या हो जाएगा NLI। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये समझ आना चाहिए आप लोग को। ये हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए कुछ भी I डैश है, टोटल करंट IT, I डैश रखिए, टोटल करंट क्लोज्ड I डैश, यहाँ लिख लेते हैं ऐसा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N है, स्मॉल n, तो L लेंथ में, ये L लेंथ में कितना टर्न होगा, या इस लूप में कितना टर्न होगा, तो NL होगा। अब एक लूप में I करंट है, तो इसके अंदर जितना लेंथ है उस लेंथ में कितना करंट होगा, कितना करंट रखा है टोटल वो, तो NL इंटू I, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, ठीक है, ये टोटल करंट हो गया। अब आप इसको मानिए इक्वेशन 1, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में LHS में क्या है, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL जो आया B डॉट B इंटू L, और RHS में म्यू नॉट, और I डैश कितना आया है NLI, LL को कैंसिल करा दीजिए, तो B इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, म्यू नॉट NI, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये सोलेनॉइड के अंदर में होता है, कहाँ पे होता है, ये फील्ड कहाँ पे होता है, सोलेनॉइड के अंदर में। अब पूरे सोलेनॉइड के अंदर में, इसको मिटा रहा हूँ, पूरे सोलेनॉइड के अंदर में लगभग ये कांस्टेंट रहता है, पूरे सोलेनॉइड के अंदर में B बराबर म्यू नॉट NI। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग प्रूफ किए हैं, तो इतना इजी है। बिना एम्पियर सर्किटल लॉ के बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो मेथड मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं उसका ज़रूरत भी नहीं है आप लोग को, ठीक है, वो मेथड नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ सर वो मेथड मेरे को सीखना है, तो अभी मेरे ख्याल से क्लास खुल जाएगा कुछ दिन में, तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा उसको, ठीक है, क्लास में याद दिला के मेरे से पूछ लेंगे। एक चीज़ और याद करेंगे, ये जो सोलेनॉइड का एंड होता है, एंड में देखिए यहाँ लाइन जो मैंने बनाया था, ऐसा सोलेनॉइड बनाया था, ऐसा ऐसा दिखाया था, तो सोलेनॉइड के जस्ट बाहर जो है फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर हो जाता है, तो यहाँ फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई फील्ड लाइन पास पास है, इसका मतलब फील्ड ज़्यादा है, बाहर पहुँच के कम, यहाँ पे थोड़ा ऐसा मुड़ जाता है, थोड़ा सा, बात समझ आ रही है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे फील्ड कितना होता है, तो याद रखेंगे कि अंदर जितना होता है, हर जगह पे अंदर इतना ही फील्ड होता है, उसका हाफ होगा, तो बाहर एंड पे क्या होगा, तो इनसाइड अपॉन 2, मतलब म्यू नॉट NI बाई 2। इस एंड पे भी क्या होगा, सोलेनॉइड के एंड पे म्यू नॉट NI है ना, हाँ, NI अपॉन 2, ठीक। अगर आप इसके लिए एक वेरिएशन बनाएं, एक ग्राफ बनाएं, अगर आप कि डिस्टेंस ले लें और मैग्नेटिक फील्ड ले लें, मतलब अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड रखें और इधर डिस्टेंस रखें, अगर ये क्या है आपका डिस्टेंस,
और ये क्या है, फील्ड। मान लीजिए कि आपका सोलेनॉइड कुछ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है आपका सोलेनॉइड। इधर से करंट गया, इधर से आ गया। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा कि सोलेनॉइड के अंदर लगभग सब जगह पे कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद अचानक से गिर के आधा हो जाएगा, उसके बाद अचानक से गिर के आधा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एंड पे ये क्या है, एंड, ये क्या है, एंड। अगर यहाँ बी है तो ये वाला फील्ड क्या होगा, b/2, हाफ ऑफ b/2। एंड पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो एक ग्राफ ऐसे ही समझने के लिए, ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड। टोरॉइड तो जैसा सोलेनॉइड है, अगर आप सोलेनॉइड को गोल घुमा देंगे तो वो टोरॉइड कहलाएगा। जैसे ये है आपका सोलेनॉइड, इसको आप गोल घुमा दीजिए ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, टोरॉइड कहलाएगा ये, ठीक। जैसे वो जो ट्यूब होता है ना जिसमें जाके पानी में तैरते वैरते हैं, या आपका साइकिल या बाइक का जो टायर है ऐसा टाइप का, ठीक है, वो क्या है, टोरॉइड कहलाएगा वो। तो टोरॉइड किस टाइप का होता है, टोरॉइड किस टाइप का होता है, पहले लिख लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड ट्यूब और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइडल सोलेनॉइड के कारण। तो अब देखिए ऐसा टाइप का रहेगा। अब इस पे वायर कैसा लपेटा रहेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से रहेगा। एक साइड से जाएगा, एक साइड से आएगा, ठीक। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो भाई सीधा में कैसा बनता था, ऐसा ऐसा इस टाइप से जाकर बनता था ना। अब इसमें क्या रहेगा, इसी में ऐसा पैरेलल रहेगा। ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है किधर से किधर होगा, वो आप रख के देख लेंगे। जैसे करंट का डायरेक्शन ये है, अगर ऐसा है करंट का डायरेक्शन तो ये होगा फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा ऐसा। किधर है करंट का डायरेक्शन उस पर डिपेंड करता है। ये है अगर करंट का डायरेक्शन तो ऐसा होगा, वो देख लेंगे, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मतलब ये जो अंदर मैंने बनाया ना, ये क्या है, फील्ड लाइन है, ये क्या है, फील्ड लाइन है। कुछ सवाल हो तो पूछना, नहीं समझ आया हो तो गूगल मीट पे एक दिन क्लास रख लेंगे और क्लियर कर लेना अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। और बुक उठा के भी पढ़ो। यहाँ बाहर में 0, यहाँ अंदर में 0, मतलब अंदर में जो खाली जगह है, फ्री स्पेस, इसके अंदर वाला खाली जगह नहीं, खोखला वाला नहीं, उसके अंदर में भी जो बच गया ये वाला खाली जगह, इसमें 0, यहाँ पे 0, क्योंकि ये जस्ट आउटसाइड है। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे ये वायर से बाहर आ रहा है करंट, ऐसा ये वायर से बाहर आ रहा है, तो भाई सेम रीज़न इसके लिए भी होगा।
अंदर जा रहा है भाई, एक साइड से अगर बाहर आ रहा है दूसरे साइड से अंदर जा रहा है, तो अगर दो अंदर ही जा रहे हैं, अंदर का यहाँ का मैं समझा रहा हूँ, दो अगर अंदर जा रहे हैं ऐसा, ये बाहर आ रहा है, जो भी जहाँ पे जैसा भी है, इधर भी जीरो होगा इधर भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो वायर है। अगर इन दोनों वायर को मैं कंसीडर करूँ ऐसा 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 ऐसा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फील्ड कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होगा तो इसका ऐसा होगा, इसीलिए ये ऊपर ये नीचे कैंसिल कर देगा। तो अब इसके लिए 3 जगह है, तीनों जगह पे हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले एम्पीरियन लूप कैसे लेंगे, बात ये है। इस डायग्राम को अभी जो मैंने बनाया था उसमें क्या फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो फिर मैं हूँ बताने के लिए। एक टोरॉइड बनाते हैं, ये रहा हमारा टोरॉइड, ठीक। अब इसमें करंट किधर से जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ करंट अंदर जा रहा है, अंदर नहीं सॉरी बाहर आ रहा है, बाहर बाहर बाहर। एक सेकेंड, इसका मतलब पता है आप लोग को, बाहर आ रहा है ना, करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, ठीक। अब हम यहाँ पे लूप लेंगे, एम्पीरियन लूप लेते थे, लूप लेंगे। इस जगह में निकालना है तो इसके लिए मैंने एक लूप लिया यहाँ अंदर में, इसको बोल दीजिए आप लूप 1। फिर बीच में निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना है उससे होते हुए एक लूप ले लीजिए, यहाँ पे मैंने लिया लूप 2। फिर बाहर में निकालना है तो बाहर में एक लूप ले लिए, एम्पीरियन लूप, ये हो गया लूप नंबर 3। अब सब का कुछ रेडियस होगा। पहले वाले के लिए रेडियस क्या मान लिया मैंने, R1 फर्स्ट लूप के लिए, सेकेंड लूप के लिए R2 एंड फॉर थर्ड लूप R3, ठीक। पहला कहाँ पे निकालना हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर पॉइंट्स इन ओपन स्पेस, फॉर पॉइंट इन ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड, ठीक। अब यहां अगर आप लगा दें फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए, अब हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, फॉर पॉइंट ओपन स्पेस इंटीरियर, मतलब ये जो इंटीरियर में ये जो ओपन स्पेस है ना, देखिए टोरॉइड तो ये है, इसके बाहर खाली जगह, इसके अंदर खाली जगह, और इसके बीच में भी जैसे आपका टायर में जो ट्यूब में जो हवा भराता है ना, उस स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जिस स्पेस में आप लोग घुसते हैं ना इसमें, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसा कुछ रहता है ना ट्यूब आपका, तो इस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जिसमें अंदर में आप लोग घुसते हैं, फिर हाथ दोनों साइड से निकाल के ऐसा तैरने लगते हैं, वो वाला स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए इस स्पेस में करंट क्या है, 0 है। इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, करंट तो यहाँ और यहाँ है ना, तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है। क्या लिखेंगे, एज द लूप 1 इनक्लोजेस नो करंट, कोई करंट ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर, बात समझ आ रही है। तो लिख देंगे कि लूप 1 इनक्लोजेस नो करंट। तो यहाँ देखिए ये बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, 0 हो गया, तो ये 0, तो बी बराबर 0। कहाँ के लिए बी बराबर 0 हो गया, अंदर के लिए। इसको आप रखिए B1, इसको आप रखिए B2, इसको आप रखिए B3, तो B1 बराबर 0, ठीक है, B1 बराबर 0 लिख लिए। इसको मिटा देता हूं।
अब कहाँ देखेंगे, तो जिस स्पेस में हवा भरा हुआ रहता है उस स्पेस में हम लोग देखेंगे कि उस स्पेस में क्या होगा। फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, ये सब कोई उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक। अब देखिए यहां पे लगाते हैं हम लोग कंसीडर लूप 2। इससे पहले हम लोग क्या कंसीडर किए थे, लूप 1, ठीक है। अब लूप 2 कंसीडर कीजिए, तो इसमें भी आप चलेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, आप चल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपको चाहिए, मान लीजिए लेट टोटल, लूप के अंदर तो टोटल ही टर्न्स आ जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बराबर कैपिटल एन ले लीजिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एल, ठीक है। तो फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय लूप 2। यहां पे लूप कौन सा है, लूप 2 है, ठीक है। तो अब टोटल करंट हम लोग नहीं निकाले हैं, टोटल करंट हम लोग को चाहिए, तो देखिए इससे जस्ट ऊपर लिखना था आपको, जगह तो नहीं है, मैं लिख देता हूं इधर, टोटल करंट enclosed by लूप 2 बराबर। अब देखिए एक लूप में करंट आई, तो एन लूप में करंट एन आई, एन लूप में करंट एन आई, नंबर ऑफ लूप, सॉरी एन लूप बोल रहा हूं कि एक, एक्सट्रीमली सॉरी, ध्यान से सुनिए, एक टर्न में करंट आई है, तो इस लूप 2 के अंदर कितना टर्न है, टोटली टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन है, तो एन लूप में कितना करंट होगा, एन लूप में एन टर्न में कितना करंट होगा, एन इंटू आई। एक टर्न में एक ये जो इसका ये वायर का जो एक लूप है, एक टर्न है, उसमें करंट आई है, तो एन टर्न में कितना आई होगा। अच्छा यहाँ हम लोग एन टर्न क्यों देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है ना, इसके अंदर टोटल लूप आ जा रहा है, आपका टोटल टर्न आ जा रहा है, तो इसीलिए एन आई। उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा, ठीक। एक टर्न ऐसा जो लपेटा है ना, ऐसा, तो एक टर्न में आई करंट है, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना टर्न आ रहा है, जितना टर्न है पूरा आ जा रहा है, ये पूरा एन टर्न आ जा रहा है, तो एन टर्न में कितना करंट, एन इंटू आई, उसके अंदर कितना करंट है ये देखना है आप लोग को, ठीक है। एन इंटू आई हो गया, तो अब यहाँ उसी को पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी डी एल, कॉस थीटा यहाँ कितना होगा, कॉस थीटा 0 होगा, किसके बीच में, बी और डी एल के बीच में। आप डी एल कहाँ ले रहे हैं, बी कहाँ है, तो बी इसी डायरेक्शन में है, बात समझ आ रही है, बी किस डायरेक्शन में है, बी जहाँ भी लेंगे आप ऐसा टेंजेंशियल है ये लाइन, अब इसी पे एल भी ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, तो बी डी एल कॉस 0, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी डी एल, ये इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई। अब देखिए बी बाहर, डी एल म्यू नॉट एन आई। अब डी एल क्या होगा, डी एल हम लोग कहाँ लेते हैं, लेंथ लूप पे लेते हैं, लूप ये लिए छोटा सा डी एल, और इधर ही क्या है, बी भी है, ठीक है। तो सारा डी एल मिलके क्या बना देगा, सरकमफेरेंस बना देगा, तो बी डॉट सरकमफेरेंस 2 पाई R2, क्या लिखेंगे, 2 पाई R2। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 पाई R2, या आप रेडियस को लूप 2, ठीक है, 2 पाई R2 बराबर म्यू नॉट एन आई, तो b बराबर क्या, अच्छा इस रेडियस को आप चाहें तो
R ले लीजिए, क्योंकि अंदर भी फील्ड 0, इस रेडियस का भी फील्ड 0, R3 रेडियस के लिए फील्ड 0, बस एक ही रेडियस बच जाएगा, वही हमको चाहिए, तो उसको रहने तो B बराबर म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R, म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R। ठीक, ये आ गया आपका फील्ड टोरॉइड के अंदर में। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? अगर लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ क्या है? 2 पाई R सरकमफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई RN। तो इज इक्वल टू क्या लिख लिया जाए? म्यू नॉट N की जगह पे, कैपिटल N की जगह पे आप क्या लिख, ये समझ आ रहा है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकाले हम लोग? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? सरकमफेरेंस। तो म्यू नॉट N इंटू 2 पाई R इंटू I अपॉन 2 पाई R। 2 पाई R खत्म, म्यू नॉट NI, बस म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड का भी यही आया था, तो क्या लिख लेंगे आप? B बराबर म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड का भी यही आया, टोरॉइड का भी यही आया। ठीक है, रेडियस क्या R2 था, हम लोग रेडियस क्या ले लिए हैं? R ले लिए हैं, R2 को R ले लिए, क्योंकि एक ही रेडियस हमको चाहिए, वही यूज़ होना है, क्योंकि इधर तो R1 तो ख़त्म, 0 हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो R1 को कोई काम नहीं है, और R3 वाला भी 0 होगा क्योंकि आउटसाइड है, वो आप लोग जान रहे हैं। तो तीसरा भी लिख लेते हैं। तीसरा क्या है? फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस, फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। एक्सटीरियर टू द टोरॉइड क्या होगा? B3 बराबर 0। बात समझ आई? बाहर में फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहले ही समझा दिया था, यहाँ 0, यहाँ 0, बस इसमें जहाँ हवा भरते हैं आप, जिसमें बीच में, उसके बीच में कुछ आने वाला है। बात समझ आई? तो इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे सावधानी से बनाएंगे आप लोग कि कहाँ पे क्या लेना है। एम्पियरियन सर्किटल लॉ कैसे लगाना है ये आप लोग को याद रहना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? B डॉट DL म्यू नॉट I, जहाँ पे I क्या है? I क्या है? टोटल करंट, टोटल करंट क्लोज्ड बाय एम्पियरियन लूप या क्लोज लूप, जो भी एम्पियरियन क्लोज लूप होगा, इनक्लोज्ड टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय, ये याद रखना चाहिए। और लेंथ जो आप बात करेंगे वो लेंथ कहाँ पे है? तो जो आप लूप ले रहे हैं ना, उसके लेंथ की बात हो रही है, उस पर कहीं छोटा सा लेंथ लेना है लूप पे। और लूप कहाँ लेंगे? तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए वायर है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से होते हुए आप एक क्लोज लूप लेंगे। अब वो लूप सर्कुलर भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। कहाँ सर्कुलर लेंगे, कहाँ रेक्टेंगुलर? जिसमें जो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। जैसे हम लोग सोलेनॉइड किए थे हम लोग, तो उसमें रेक्टेंगुलर लूप लिए थे, टोरॉइड किए तो सर्कुलर लूप लिए। इसमें जो नहीं समझ आया होगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे का टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मैंने 3D बनाने की कोशिश किया है, 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे है कुछ नहीं, ये एक चार्ज है जिसको हम मूव करेंगे, ठीक। Z एक्सिस है, उसमें फोर्स, ये जो
एक्स एक्सिस है, उधर आप चार्ज मूव कर रहे हैं उसका डायरेक्शन, और वाई एक्सिस पे फील्ड। तो हम देखते हैं हो क्या रहा है। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और 3 चीज़ें हम लोगों ने नोटिस किया। क्या क्या 3 चीज़ नोटिस किया? सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जैसे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे आप चार्ज ले जाते थे, चार्ज ले जाके रख देते थे, तो उस चार्ज पे फोर्स लगता था। बात समझ आ रही है? चार्ज जैसे ले जाके आप रख दिए तो उस चार्ज पे क्या हुआ? फोर्स लगता था। ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू को ला के रख दिया। हम लोगों ने देखा इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा? इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे हम लोग चार्ज को लेके जाने लगे, मतलब चार्ज जैसे मोशन में आया, चार्ज जैसे मूव करने लगा, तो उसमें फोर्स लगने लगा। बात समझ आ रही है? अभी ये चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया, तो चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि मूविंग चार्ज जो है उसके कारण मैग्नेटिज्म है। भाई वायर में करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, हम लोग सीख चुके हैं। मतलब मूविंग चार्ज के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मूविंग चार्ज जो करंट मतलब क्या है? मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के पास क्या है? मैग्नेटिज्म है। ये हम लोग देख चुके हैं, शुरू इसी से हुआ था। बायो सैवर्ट लॉ या जो भी पढ़े हैं, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट क्या है भाई? मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम लोगों ने सोचा कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड बी है, अगर हम वहां चार्ज ले जाते हैं तो क्या होगा? तो जैसे हम लोग वहां चार्ज ले जाके रखते हैं तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर हम चार्ज को मूव करते हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है। तो हम लोग ने क्या सीखा? एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने क्या सीखा कि स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है। एकदम मेरे बात को नोट कर लीजिए, स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है। रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पे। तो फर्दर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और नोटिस किया, एक्सपेरिमेंटली नोटिस्ड। इसको आप लोग बुक में देख के अच्छे से लिखेंगे। पहली चीज, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि फील्ड जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए। चलिए, पहला चीज हम लोगों ने ये नोटिस किया। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज की जितना ज्यादा है फोर्स उतना ज्यादा। तीसरी चीज हम लोगों ने नोटिस की कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मूविंग चार्ज पे। ठीक है, मूविंग चार्ज मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। जो चार्ज मूव कर रहा है, रुके हुए चार्ज पे तो नहीं था, मूविंग चार्ज पे था, तो मूविंग चार्ज मतलब वेलोसिटी। तो v साइन थीटा ये भाई साहब ले रहे हैं। v साइन थीटा क्यों ले रहे हैं? अब चलिए मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायो सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, उसका वेक्टर फॉर्म याद कीजिए आप लोग। क्या था? बायो सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला था dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये था। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर था या आर क्रॉस dl क्रॉस आर? dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ऊपर वाला मैं डाल देता हूं। ये फॉर्मूला हम लोग को मिला था। ठीक, dl क्रॉस आर का मतलब क्या है? dl आर साइन थीटा। ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल करूं। इस वायर में करंट जा रहा है, इस कंडक्टर में। आपने यहां फील्ड बता दिया, यहां बता दिया, यहां बता दिया, यहां बता दिया। ठीक है, अब अगर
हर पॉइंट पे आपने फील्ड बता दिए, हाँ कितना है फील्ड का। अब अगर मैं पूछूं कि इसी कंडक्टर के एक्सिस पे आप फील्ड बताइए, तो फील्ड क्या होगा? फील्ड होगा 0। ठीक है, क्यों 0 होगा? फील्ड 0 क्यों होगा? तो अब देखिए, जैसे यहां पे निकालना रहता था आपको, यहां पे, तो यहां पे आप क्या लेते थे? dl लेते थे, और यहां से यहां तक r लेते थे, इसके बीच में एंगल थीटा। अब क्या हो रहा है कि आपने इसको ऐसा ले लिया, तो ये आ गया r, और ये है dl। तो dl और r में कितना एंगल बन रहा है? इस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब आप यहाँ 0 रखेंगे थीटा के जगह पे, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब जो आपका कंडक्टर है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, इससे आपको क्या पता चलता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए उसने साइन थीटा, और साइन थीटा एक चीज और पता चला कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कॉन्सेप्ट से पता चला, तो हम लोगों ने देखा अच्छा साइन थीटा ही क्यों लिया, छोड़ दीजिए, अभी जो मैंने बताया ना जस्ट पीछे, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, नोटिस किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि जब हम अपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो वो आराम से ऐसा घूमता घूमता टहलता टहलता बाहर निकल गया। हम अपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो आराम से टहलता हुआ निकल गया। मतलब कि अगर आप उसके ही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, जब B और क्या ले रहे हैं आप? V, जिधर आपको ले जाना V, B और V के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो फोर्स कितना लग रहा है? 0। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चार्ज डिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है। भाई अगर हम फील्ड के, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग नोटिस किए ना, इसी को अभी जस्ट पहले आपको समझाने की कोशिश किया, तो खैर उसको भूल जाइए। एक्सपेरिमेंट से अगर वो नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताने की कोशिश किया, एक्सपेरिमेंट से बताने का इनको दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड है, अगर फील्ड के ही डायरेक्शन में ये चार्ज ले जा रहे हैं, तो इस केस में फोर्स क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। और बाकी किसी भी एंगल पे अगर वो लेके जा रहे हैं, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर जैसा भी लेके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, चार्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में जैसे ले जा रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सीधा टहलते हुए ये चार्ज आपका प्लस Q टहलते हुए ऐसा निकल जा रहा है बाहर, बिना फोर्स लगे, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जा रहा है। तो उनको आइडिया आया V साइन थीटा का। V साइन थीटा, V साइन थीटा क्या बताता है कि अगर थीटा 0 हो जाएगा, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसीलिए V साइन थीटा लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 कंबाइन की, जो क्या आ गया? F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो के बी वी साइन थीटा, के क्यू बी वी साइन थीटा। अब इसके डेफिनेशन के लिए इन्होंने क्या लिया है? के बराबर यूनिटी, कांस्टेंट बराबर यूनिटी ले लिया, 1 ले लिया। बात समझ आई? तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। ये आ गया फॉर्मूला। दूसरा वेक्टर फॉर्म में लिखिए आप इसको, A क्रॉस B बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्यों तो कांस्टेंट है, बी बी साइन थीटा क्या होगा? B क्रॉस V। ठीक है, B क्रॉस V, क्यू वी बी, V क्रॉस B, एक सेकेंड, वी बी, डायरेक्शन बदल जाता है ना, तो V क्रॉस B। ठीक, अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। हमको V का डायरेक्शन पता है, B का डायरेक्शन पता है, तो फोर्स किधर लगेगा? तो वेक्टर वाला से डायरेक्शन आप देख लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? ये V साइन थीटा और ये B, तो V क्रॉस B, ये V है ना, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। V क्रॉस B, ये हॉरिजॉन्टल है ना, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स Z एक्सिस में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप लोग याद रखेंगे इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं?
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे FBI, FBI, इसको लिख लेता हूं, ये F, ये B, एक सेकेंड, हाँ ये I, ठीक। थंब क्या बताएगा, फोर्स, ये क्या बताएगा, फील्ड, और ये क्या बताएगा, करंट, करंट या नहीं तो चार्ज जिधर जा रहा है, चार्ज क्या लेके जा रहे हैं हम, पॉजिटिव, तो चार्ज का करंट का जो डायरेक्शन होगा वही चार्ज का डायरेक्शन है। तो मिडिल फिंगर आपको बताता है करंट या चार्ज के मोशन का डायरेक्शन बताता है। तो अब आपको फोर्स नहीं पता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आपको डायरेक्शन बताना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फील्ड के डायरेक्शन में आप अपने इस वाले उंगली को रखेंगे, FBI, फील्ड के डायरेक्शन में, और ये किसका डायरेक्शन है, तो आपका जो चार्ज है जिधर जा रहा है, या करंट, चार्ज जिधर जा रहा है उधर ही करंट होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है, तो ये B और ये आपने रख लिया I, B और I, तो ऊपर कौन बता रहा है, FBI, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फिर से बता रहा हूं, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड B, और इसमें क्या होगा, करंट, करंट, और या नहीं तो जिधर चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, तो आप B पता है, B के डायरेक्शन में रख लिए, और ये क्या पता है आपको, V पता है, V के डायरेक्शन में रख लिए। V मतलब करंट, मतलब ये है कि जिधर आप चार्ज को ले जा रहे हैं वो डायरेक्ट, करंट या चार्ज को जिधर ले जा रहे हैं वो डायरेक्शन, तो ये मिडिल फिंगर उधर रखें ऐसा, तो ये उंगली क्या दिखाएगा, फोर्स, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अभी यही कहानी हम लोग सीखते जाएंगे। इसका दूसरा नियम है राइट हैंड पाम रूल, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना किसी को, तो राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल में आप लोग याद रखेंगे, ये चारों उंगली आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी, और ये अंगूठा आपको करंट या मोशन ऑफ चार्ज बताएगा, और जो भी आपका थप्पड़ मारने का डायरेक्शन, हथेली का जो डायरेक्शन रहेगा वो फोर्स बताएगा। ठीक, शुरू करते हैं। चारों उंगली को मैंने रखा फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठे को रखा वेलोसिटी इसके मोशन के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, तो आपका हथेली किधर खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, मतलब फोर्स इसमें कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर है, इसमें ज़्यादा नहीं घुसते हैं। अब इसी में अगर आपसे कोई केस पूछ दे कब कब ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, केस, स्पेशल केसेस, तो पहला अगर V जीरो है, ठीक है, अगर V जीरो है, इफ V इज जीरो देन फोर्स इज जीरो। इस फॉर्मूले में V जीरो रख देंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ये बताना क्या चाह रहा है, V जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो, इसका मतलब क्या है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट पे है। तो ये हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया था एक्सपेरिमेंट से कि जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा, रुका हुआ चार्ज है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स जीरो। दूसरा केस आप देख सकते हैं कि अगर थीटा बराबर जीरो हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इस केस में भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में भी फोर्स क्या होगा, जीरो। ये भी डिस्कस किया था मैंने कि आप फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो पैरेलल है, फील्ड भी इधर, आपका चार्ज भी इधर ही जा रहा है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर फील्ड इधर जा रहा है, चार्ज इसके अपोजिट जा रहा है, तो एंटी पैरेलल 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस केस में भी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आप इसी को क्या बोल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस थ्री, अगर इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, अब अगर आप परपेंडिकुलर मूव करें उसको, ऐसा फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप उसको मूव करते हैं तो क्या होगा, तो इस केस में F बराबर QVB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो QVB हो गया। क्या हो गया, QVB। ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स कब फील करेगा, जब आप उसको परपेंडिकुलर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। ये टॉपिक हो जाता है हमारा। याद रखिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI, करंट आई बोले तो मतलब जिधर आप ले जा रहे हैं उसका स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल आप यूज कर सकते हैं। पाम रूल में चारों उंगली को फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में। करंट मतलब चार्ज का मोशन। तो आपका जो हथेली जिस साइड फेस करेगा, डायरेक्शन जिस साइड डायरेक्ट करेगा, उधर आपका फोर्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में, अच्छा, इसी को हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं, ये समझ आ गया? इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। आ रहा है बोर्ड साफ साफ? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं इसी को। ये तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। अब अगर सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स की बात हो, तो अगर लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, तो अगर आपका चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर मूव कर रहा है, तो जो टोटल फोर्स उस पे लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। द टोटल फोर्स, जिन लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। द टोटल फोर्स experienced by a charge particle moving in a region where both electric and magnetic fields are present is called Lorentz force। तो Lorentz force F is equals to क्या हो जाएगा, Fe प्लस Fm। Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे लगेगा, जो ये फोर्स आप लोगों ने निकाला है। अच्छा, ये फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। तो आपने इसके जगह पे क्या लिख लेना है, Q इंटू ई प्लस, अब ये Fm कितना है, ये QVB साइन थीटा। अब इसमें जो कॉमन निकलने वाला है उसको कॉमन निकाल लीजिए, या इस QVB को ऐसा भी लिख सकते हैं, V क्रॉस B। ठीक, तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स या टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को ऐड कर दीजिए जो उस चार्ज पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा, वो हम लोग निकाल के दे दें क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है और हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। चार्ज मूविंग कहाँ मूव कर रहा है, मूविंग मतलब कहीं किसी जगह पे मूव कर रहा है। क्या लिखेंगे, मूविंग इन अ रीजन, हाँ क्या लिखेंगे, मूविंग इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। क्यू कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी। क्यू कॉमन लिया है आपने, इसको ऐसा लिखिए, ई प्लस वी, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हो गया आपका लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लेते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है। अब आप देखिए, ये जो फोर्स आया डायग्राम में मैंने बताया था FBI से या जैसे भी वेक्टर वाले से, अब आप देखिए वेक्टर ही वाला सिंपल याद कीजिए। तो जो आपका V क्रॉस B है, फोर्स है V क्रॉस B, तो V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B मतलब जो F है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, V और B के। तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स F is
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B, ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे, आप एक एग्जांपल देख बताता हूं। जैसे वेक्टर A क्रॉस B है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, इसके बीच में थीटा एंगल, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकले, A क्रॉस B, ये कुछ डायरेक्शन होगा उसका। अगर इस बोर्ड में है, प्लेन में है, ऐसा प्लेन में है ये A और B, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें A और B दोनों हैं। ये तो पता है आप लोग को वेक्टर से, ठीक। तो हमेशा A क्रॉस B B के परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज A के परपेंडिकुलर। मतलब A और B जिस प्लेन में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये आप लोग जानते हैं। तो उसी से मैंने यहां बस लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B। F का डायरेक्शन क्या है, V क्रॉस B, और जो V क्रॉस B है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू V एंड B। ये होगा ही, ये पता है आप लोग को, जिन लोग भी वेक्टर जानते हैं थोड़ा सा। इसमें जिनको डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, वो एक बार मेरे से पूछ लेंगे, या एक बार 11th का पीछे उठा के देख लेंगे। भाई A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, A क्रॉस B ऑलवेज परपेंडिकुलर टू A एंड B, A और B के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्योंकि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि ये A है, ये B है, A से B जाना, A क्रॉस B, तो आपको क्या करना है, A पे उंगली रखे अपना चारों उंगली और इसको B की तरफ घुमाए, तो अंगूठा किधर बता रहा है, आपकी तरफ। तो ये जो अंगूठा आपकी तरफ आउटवर्ड आ रहा है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे और उसके परपेंडिकुलर ये रहेगा, ठीक है। तो अब मैं उसी हिसाब से अगर मैं लिखूं वेक्टर F, नाउ वेक्टर F डॉट वेक्टर B, तो F डॉट V क्या होगा, Q V क्रॉस B डॉट V। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। क्यों 0 डिग्री होगी, क्यों होगी 0 डिग्री, 0 डिग्री बोल रहा हूं, 0 होगी, क्योंकि सिंस V क्रॉस B परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर टू V, ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये A परपेंडिकुलर B है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए बी कॉस 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और करते हैं। F क्रॉस B आ गया आपका 0। नाउ या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थोड़ा नहीं समझ आया, फास्ट हो जाए तो बताने का है। वेक्टर F बराबर ma। अब A क्या होता है, dv बाई dt होता है, ठीक। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड v का मल्टीप्लाई करता हूं, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर v बराबर, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, m डॉट dv बाई dt इंटू v। अब ये क्या है, 0 है, 1 से देख लीजिए, m dv बाई dt v, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज करके। अब कहाँ लिखा जाए, इधर लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज करके। अब देखिए, अगर कहीं पे a लिखा है बस,
तो क्या मैं इसको a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक। एक चीज और, अगर कहीं पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखा है तो क्या मैं इसको वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ये पता है आप लोग को। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, m/2 dv/dt फिर डॉट b प्लस m/2 dv/dt डॉट v बराबर 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ करके दोनों को ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए थोड़ा सा और इसमें मैं चेंज करने वाला हूं। m/2 मैंने निकाल लिया बाहर, m/2 निकाल लिया बाहर, ये क्या हो गया dv/dt डॉट वेक्टर b प्लस dv/dt डॉट वेक्टर b। अभी चेंज नहीं किया मैंने, अब चेंज कर रहा हूं। फिर मैंने इसको लिख दिया m/2 v डॉट dv/dt प्लस इसको क्या लिख लिया जाए, v डॉट dv/dt और या dv/dt डॉट v। क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, ये वाला मैंने लगाया, उलट के लिखा है थोड़ा सा। अब सवाल ये है कि सर आपने इसको उलट के क्यों लिखा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी dx क्या होता है। क्या होता है, तो d बाई v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है। सीखा आप लोगों ने, बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, मैथ्स वाले तो जानते ही हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग अब आप सोचिए ये क्या होने वाला है, u इंटू वी। सेट करके देखिए इसको u इंटू वी पे, ठीक है। या अगर डायरेक्ट आप इधर भी लाके इसको चेक करें तो आप कर सकते हैं, जैसा भी रखें आप, आएगा क्या आएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए अब यहाँ देखिए ये u है ये v है, ठीक है, ये v है ये u है, तो u और v यहाँ सेम है, तो हम क्या लिखेंगे m/2 फिर d/dt किसका, वेक्टर v डॉट वेक्टर v का इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है भाई, u और v दोनों v ही है, बस ये बताने के लिए ये है आपका, इसको देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे, अब मैं इसको क्या लिख दूँ m/2 और वेक्टर v इंटू वेक्टर v। 11th में आप लोग वेक्टर पढ़े हैं, क्या होगा डायरेक्टली v स्क्वायर हो जाएगा d/dt, ये v स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना भाई, सब बताना पड़ता है। वेक्टर a डॉट वेक्टर v बराबर ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर v डॉट वेक्टर v बराबर वी वी कॉस थीटा। अब देखिए v और v के बीच में एंगल कितना है 0, तो ये हो गया 1, तो v इंटू वी वी स्क्वायर, तो ये हो गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और अलग लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ d/dt ऑफ किसका d/dt, m/2 को अंदर डाल देता हूँ, तो mv स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। अब देखिए mv स्क्वायर बाई 2 को क्या मैं हाफ mv स्क्वायर लिख दूं, mv स्क्वायर बाई 2 को हाफ mv स्क्वायर dt बराबर 0। अच्छा चलिए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो इसके जगह पे मैं लिख दूं k, तो dk बाई dt बराबर 0। k का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर k बराबर कांस्टेंट। ठीक, k बराबर कांस्टेंट। तो अब हम k कांस्टेंट आ गया तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज
लिख सकते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाया। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाया। अब काइनेटिक एनर्जी का हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्क डन का बात करना है हमको। तो आप इसके नीचे लिख लीजिए, नोट कीजिए कि दस अ मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू फोर्स। जो भी फोर्स है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। तो जब काइनेटिक एनर्जी यहां कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल के बराबर, इधर लिखता हूं साइड में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो सिंस के इज कांस्टेंट। के तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, जीरो बराबर W या W बराबर जीरो, वर्क डन जीरो, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमको क्या मिला, हेंस नीचे लिख लेंगे आप लोग, वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, वर्क डन जीरो रहेगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग यहां बहुत इंटरेस्टिंग नोट करेंगे, वो आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, स्पीड उसका नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाएगा मूविंग चार्ज पे, लेकिन स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड नहीं बदलेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज डिपेंड करता है, हाफ mv², मास तो नहीं बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगा, जब इसका स्पीड बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, तब। स्पीड तो बदल, काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं रहा, मतलब स्पीड नहीं बदल रहा है, मास तो बदलेगा नहीं। बात समझ आ रही है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ पूछना उसको। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, जैसे गॉस लॉ है, अल्टरनेटिव है कूलम लॉ का, ठीक है, तो वैसे ही यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ अल्टरनेटिव है बायो-सैवर्ट लॉ का। कितना आसान बना दिया काम। याद कीजिए कि आप लोग स्ट्रेट कंडक्टर का जब निकालते थे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे इंटीग्रेट वगैरह क्या क्या करना पड़ा था। लेकिन जब आप एम्पेरियन सर्किटल लॉ, ACL, एम्पेरियन या एम्पियर सर्किटल लॉ जब आप लोगों ने लगाया, वेक्टर B डॉट dl बराबर म्यू इंटू आई, ये लाइन इंटीग्रल। अब ये I क्या है, ये याद रखना है, टोटल करंट, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, बोर होके भागना नहीं है, रखना है। टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप कैसा होगा, क्लोज लूप। हम लोग रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं। और ये डीएल क्या है, तो एम्पेरियन लूप पे छोटा सा लेंथ है। ठीक, ये हम लोगों ने सीखा, उसको अप्लाई किया हम लोगों ने, लगाया। मतलब आपको जिस पॉइंट पे अगर यहां निकालना है तो इससे होते हुए एक सर्कल बनाइए जो करंट को घेरे, जिस करंट के कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उस करंट को वो घेरे। तो इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से एक ऐसा, इसी से होते हुए एक लूप ले लेंगे। अब ये लूप कैसा है, सर्कल है। लेकिन हम लोग जब गॉस लगाते थे तो उसमें सरफेस लेते थे, सर्कल नहीं लेते थे, सरफेस लेते थे। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। बात समझ आई, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो एक ये देखा हम लोगों ने, टोरॉइड पढ़ा।
टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे, समझा दिया। उसको इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार उसको रिपीट करके देखने का है। फिर उसके बाद मैंने सोलेनॉइड भी पढ़ा दिया, बाहर में सोलेनॉइड टोरॉइड जो भी हुआ। उसके बाद हम लोग मेन अभी क्या सीखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे हैं, आप उसको एकदम प्यार से दिमाग में रखेंगे कि सबसे पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हम लोगों ने सीखा कि करंट है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। करंट मतलब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, हमको ये पता चला। फिर हम लोग की उत्सुकता और बढ़ी, हम लोगों ने क्या किया कि उस चार्ज को जहां पहले से मैग्नेटिक फील्ड है वहां ले जाके हम लोग रख दिए। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग लगते थे, चार्ज को ले जाकर रखते थे तो उस पर फोर्स लगता था, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को ले जाकर रख दिए तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा। हाँ, कोई फोर्स नहीं लगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने चार्ज को ले जाकर रखा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन आपने जैसे ही उस चार्ज को वहां मूव करना शुरू किया उस मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस चार्ज पे फोर्स लगा, जिसका डायरेक्शन FBI से बताना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या नहीं तो चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। दोबारा इसलिए वीडियो का लेंथ लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग समझिए इसको, ठीक है। तो हम लोग ने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर सीख लिया कि चार्ज, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा। F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। अब ये खुद बता देगा कि वो फोर्स कब जीरो होगा। तो V0 इसका मतलब क्या है, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे है तो V0 होगा, तो फोर्स जीरो। अच्छा, अब अगर थीटा आपका जीरो हो तो इसका क्या मतलब है, मूविंग, कौन मूविंग, चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन लिख लीजिए भी। तो इस केस में भी ये हो जाएगा जीरो। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होने का कंडीशन पता रहना जी, कब कब उस पर फोर्स नहीं लग रहा। जीरो हो जाएगा मतलब फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, और फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा तो नहीं लगेगा फोर्स। तो ये हम लोगों ने आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा। पहले तो सीख चुके थे कि करंट है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आज दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर हमारा चार्ज जो मूविंग चार्ज या करंट सेम चीज़ है ना, ये आप लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन, जो चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है वो करंट का डायरेक्शन है। और यहाँ हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज ही लेके पढ़ा है हम लोगों ने। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रख के पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज तो थोड़ा सा कंडीशन बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो दूसरा क्या सीखा दूसरा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज को मूव करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।